पल्लवी अपनी सहेली मुस्कान के घर गई हुई थी। उससे मिलने के बाद वहाँ पर पल्लवी को काफी देर हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तो वो मुस्कान से कहती है, यार मुस्कान, अचानक मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अरे यार, पर तुम कहाँ चली? तुम बस 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आई। मुस्कान रसोई से प्लेट में मैगी लेकर लाते हुए बोलती है, लो पल्लवी, खा लो। अरे ये क्या बना लाई तुम इतनी जल्दी? मैगी जो बस 2 मिनट में हो जाए रेडी। अच्छा, तो तुम मैगी बनाने गई थी? हाँ लो, तुम भी खा कर देखो, बताओ कैसी बनी है। अरे वाह, क्या मैगी है, यम्मी, बड़ी टेस्टी बनी है। लो तुम भी खा लो। हाँ हाँ, मैं भी खा लूंगी, पहले तुम तो खाओ, तुम्हें अच्छी तो लगेगी ना यार। सच में यार, बहुत टेस्टी बनी है। मेरा मन तो कह रहा है कि तेरी मैगी भी मैं ही खा जाऊं। तो खा लो ना, मना किसने किया है तुम्हें? अरे नहीं नहीं यार, पहले ही बहुत कुछ खा चुकी हूँ मैं, अब नहीं खाऊंगी मैं। मेरा पेट भर चुका है, मैं घर जा रही हूँ। चल जैसी तेरी मर्जी, आती रहना। अब दोनों मैगी खाने लग जाती हैं और इस तरह दोनों को मैगी खाने का चस्का भी लग गया था। अचानक पल्लवी छुट्टी पर चली गई, वो भी कई दिनों के लिए। तब मुस्कान उसके घर पर गई। वहाँ उसने पल्लवी को बीमारी की हालत में देखा तो वो उससे बोली, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो पल्लवी, कैसी हो तुम? देख लो खुद ही, कैसी हूँ मैं। पर कुछ दिन पहले तो सब ठीक था ना, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। तब मैंने अस्पताल में चेक कराया तो पता लगा कि मेरे पेट के अंदर मैदा इकट्ठा हो गया, जिस कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन फैल गया। ओह, लेकिन इतना मैदा आया कहाँ से? अरे और कहाँ से आएगा, ये जो रोज रोज मैगी खाते थे ना हम, उससे हुआ है ये। अच्छा, तो अब ठीक हो ना तुम? इलाज तो अभी चल ही रहा होगा ना? हाँ, काफी लंबा इलाज चला था, अब भी चल ही रहा है, पर पहले से ठीक हूँ मैं। पर मैं तुझे भी मैगी खिला दिया करती थी तो मुझे तेरी भी चिंता हो गई थी। अरे नहीं यार, मैं रोज रोज मैगी नहीं खाती, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही वहाँ खाती हूँ। जो भी हो, पच ही जाएगा। पर मैंने तुम्हें कई बार मना किया था कि मैगी मत खाओ। हाँ यार, काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। पर मैं तो खुशखबरी देने आई थी, पर तुम तो, चलो कोई नहीं, अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मेरी शादी तय हो गई है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरी शादी में आना जरूर। हाँ मैं जरूर आऊंगी, तुम चिंता मत करना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिन बाद मुस्कान की शादी विजय नाम के लड़के से हो गई। पल्लवी भी ठीक हो गई थी। अब उसने डर के कारण मैगी खाना छोड़ दिया था, लेकिन मुस्कान को अभी भी मैगी का चस्का था, पर खाने का नहीं बल्कि मैगी बनाने का चस्का। एक दिन उसकी सास रमा उससे कुछ बनाने के लिए बोलती है, अरे बहू, बड़ी जोरों से भूख लगी है, जरा जल्दी से कुछ बना ला। ठीक है माँ जी, लेकिन क्या बनाऊँ मैं इतनी जल्दी? देखो, रसोई घर में जाकर जो कुछ भी जल्दी से बन जाए वो ही बना देना। ठीक है माँ जी, मैं लाती हूँ। रसोई में मैगी देखकर मुस्कान बोलती है, अरे वाह, मैगी, चलो यही बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी। मुस्कान सबके लिए मैगी बनाकर बाहर ले आती है और रमा और विजय को खाने को देती है। मैगी खाने के बाद रमा बोलती है, अरे बहू, तुमने तो बड़ी जल्दी और टेस्टी मैगी बना लाई, हमसे तो कुछ ऐसा बनता ही नहीं है। ऐसा क्या डाला तुमने इसमें? अरे माँ जी, कुछ खास नहीं, इसमें मैंने अलग से मैगी का मसाला डाला है और कुछ हरी सब्जियाँ बस। अरे हाँ, सच में बहुत अच्छा बना है। जी शुक्रिया, पर मुझे सबको मैगी बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह मुस्कान ने अपने घर में सभी को मैगी बनाकर खिलाई। साथ में ये भी बताया कि वो और उसकी सहेली पल्लवी किस तरह मैगी के दीवाने थे और कैसे बीमारी के बाद से पल्लवी मैगी के नाम से डरने लगी। ये सुनकर विजय बोलता है, हमें उसके मन से मैगी का डर निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे? उसको किसी बहाने से घर बुलाओ। अरे कैसा बहाना, क्यों ना आपके बर्थडे पे ही उन्हें बुला लिया जाए। मेरा बर्थडे? अबे यार, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें याद था? और क्या, कैसे भूल सकती हूँ मैं इस खास दिन को। इस तरह मुस्कान ने और राज ने पल्लवी को अपने घर पर इनवाइट करने का प्लान बनाया, जिसके बाद मुस्कान पल्लवी के घर जाकर बोलती है, हेलो पल्लवी, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हो गई हूँ मैं, काफी दिन हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अब तो ठीक हो गई हो। अब तो तुम कहीं भी आना जाना कर सकती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
क्यों, कहाँ ले चल रही हो तुम मुझे? अपने घर पर और कहाँ। अच्छा, पर क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ यार, बहुत खास है और तुम्हें भी आना ही होगा इस खास मौके पे। हाँ हाँ जरूर, पर कौन सा खास मौका है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? कल मेरे पति का जन्मदिन है, तुम जरूर आना। अरे हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ मैं भी, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इस तरह मुस्कान ने पल्लवी को अपने घर पर आने के लिए मना लिया और पल्लवी मान भी गई। अगले दिन मुस्कान ने जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली और पल्लवी भी उनके घर पर आ जाती है। अभी तक किसी मेहमान को ना देखकर वो बोलती है, अरे यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? या कोई आया ही नहीं अब तक? अरे ये रहे हम, तुम्हारे अलावा हमने किसी को बुलाया ही नहीं है क्योंकि ये छोटी सी पार्टी है जिसमें सिर्फ हम तीनों ही हैं। ओ तो ये बात थी क्या? चलो अच्छी बात है, तो चलो करते हैं पार्टी। तीनों मिलकर विजय का केक काटते हैं और खूब डांस करते हैं, जिसके बाद मुस्कान बोलती है, चलो बहुत हो गई पार्टी शार्टी, अब खाना भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर, वैसे ही बहुत भूख लगी है। हाँ बात तो सही कह रहे हो आप दोनों, तो चलो खाना दो। खाने के साथ साथ मैंने मैगी बना दी है, खाएंगे ना आप दोनों? हाँ मैगी तो मैं जरूर खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी मैगी सैगी। पर क्यों यार, तुझे तो मैगी बहुत पसंद थी ना। यार तुझे तो सब पता है ना, फिर भी मुझे मैगी खिला रही हो। अभी तो ठीक हुई हूँ मैं, फिर से बीमार नहीं पड़ना चाहती। हाँ मैं सब जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब मैगी की वजह से नहीं हुआ है। क्या मतलब? मैगी से नहीं हुआ तो फिर किससे हुआ? मतलब तुम्हारे मैगी खाने के तरीके से हुआ था। ये जो तुम हर समय मैगी खाती रहती थी ना, जैसे मर्जी खा लेती थी, कच्ची पक्की, इन सब की वजह से हुआ था। बात तो सही कह रहे हो तुम, वरना अगर मैगी से कुछ होता तो हम सब भी बीमार पड़ सकते थे, क्योंकि हम अक्सर खाते रहते हैं। सुनो पल्लवी, अब से तुम मैगी खाना जरूर, कुछ बातों का ध्यान रखना, फिर तुम देखना कभी बीमार नहीं होगी। वो कौन सी बातें हैं, जरा मुझे भी बता। सबसे पहले तुम मैगी को अच्छे से पका कर खाना, कच्ची मैगी मत खाना, और दोबारा मैगी जब भी खाओ तो 10 से 15 दिन का रेस्ट लेना, रोज रोज मैगी मत खाना। पर मुझे तो इतनी अच्छी लगने लगी थी कि मैं तो रोज ही खाने लगी थी और कच्ची भी खा लेती थी, तभी मैं इतनी बीमार पड़ गई। आगे से मैं इन सभी बातों का खास ध्यान रखूंगी। इस तरह मुस्कान और पल्लवी के मन में जो मैगी का डर था वो भी बाहर निकल जाता है और उसे मैगी खाने का सही तरीका और सही समय भी पता चल जाता है। अब पल्लवी फिर से मैगी खाने लगती है। ऐसी एक बार रमा की सहेली विमला उनके घर पर आई थी। उसने मुस्कान के हाथ से बनी मैगी खाकर उसे सुझाव दिया, मुस्कान, तुम जब इतनी अच्छी मैगी बनाने का गुण रखती हो, कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेती मैगी से जुड़ा हुआ? नहीं, मुझे कोई व्यापार नहीं करना है, मुझे तो बस अपने हाथों की मैगी सबको खिलानी है और मैं उसी में खुश हूँ। अच्छा ही तो है ना, इससे तुम्हारा मन भी खुश होता है और हम सबको मैगी खाने को भी मिलती है। मुस्कान बहू, मुझे तो तेरे हाथ की बनी मैगी इतनी अच्छी लगी कि मैंने तेरा नया नाम ही रख दिया। अच्छा आंटी जी, पर क्या नाम रख दिया आपने मेरा? मैगी बनाने वाली बहू, क्योंकि तुम व्यापारी नहीं बहू हो। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम मिल गया तुम्हें। इस तरह मुस्कान के मैगी के हुनर ने सबका दिल भी जीत लिया और मैगी की आदत ना लगाने की बात से उसकी समझदारी भी पता चल गई। मुकुल बहुत ही शांत रहने वाला इंसान था, जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, हमेशा अपने में ही रहा करता। उसके 2 बेटे थे, धीर और सुधीर। वो अपनी बीवी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करता और उससे दूर दूर रहा करता। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, धीर और सुधीर दोनों बड़े हो गए हैं, अब हमको 2 अच्छी लड़कियां देखकर उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ पता है मुझे, अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, समझी तुम? मेरा वो मतलब नहीं था जी। हाँ ठीक है, मैं सब समझता हूँ, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ तुम। मुकुल ये बोलकर चुप हो जाता है और इंदु वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मुकुल और इंदु के बीच हमेशा ऐसी ही खामोशी बरकरार रहती है। एक दिन मुकुल इंदु की तबीयत खराब होने पर उसका हाल चाल नहीं पूछता और ये सब होता देखकर इंदु खुद मुकुल से कहती है, जी शादी के 25 साल हो गए, लेकिन आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखो इंदु, तुम खुश हो ना, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
आपको हमारे बच्चों की कसम है, अब तो आपको सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इंदु की कसम देने पर मुकुल को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है और वो कहता है, दरअसल तुमसे शादी करने से पहले मैं भोपाल काम करता था और वहाँ मैं मयूरा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं अपने गांव वापस आया और पिताजी ने मरते हुए मेरी शादी का वादा तुम्हारे पिता से कर दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं किसी को भी मयूरा की सच्चाई नहीं बता पाया। आप इतने सालों में मुझे एक बार तो ये सच्चाई बता सकते थे ना, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको कुछ बताऊं। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और उसको यहाँ ले आइए। न जाने बेचारी इतने सालों से कैसे रह रही होगी। इंदु की बात सुनकर मुकुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसके बाद वो भोपाल मयूरा को लेने जाता है और इंदु अपने दिल पर पत्थर रखकर इन सब की तैयारी कर लेती। और कुछ दिनों बाद मुकुल सोनम नाम की एक लड़की के साथ वापस आता है और इंदु उसे देखकर कहती है, जी ये कौन है? इंदु, मयूरा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये मेरी बेटी है सोनम। इंदु उसका स्वागत करती है और अपनी घर आई सौतेली बेटी को उससे कमरा दिखाकर आराम करने भेज देती है। जिसके बाद सोनम अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मिस्टर मुकुल, तुमको क्या लगता है तुम मुझे यहाँ अपने घर में रख लोगे और मैं तुमको माफ कर दूंगी? मेरी माँ ने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, वो कितना रोई है, कितना तड़पी है और तड़प तड़प कर वो मर गई है। और मैंने खुद समाज में कितने ताने सुने हैं, कितना रोई हूँ। अब मेरे हर एक आंसू का हिसाब तुमको देना होगा। सोनम ये बोलकर अपनी आंख से निकलते आंसुओं को पोंछ लेती है। जिसके बाद वो पहले तो मुकुल के परिवार से मिलने जुलने की कोशिश करती है। उसके सौतेले भाई भी उसे अपना लेते हैं। एक दिन सोनम इंदु के पास आती है और कहती है, माँ, आज आप खाना रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। बेटी तो आराम कर, मैं बना लूंगी। सोनम अपनी माँ की नहीं सुनती और खुद खाना बना देती है। लेकिन वो सारा खाना बहुत ही बेकार बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो इंदु का बेटा धीर कहता है, माँ, ये कैसा खाना बनाया आपने? इससे वाहियात खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। पर ये खाना तो सोनम ने बनाया है। माना कि आप सौतेली माँ हैं, लेकिन ये आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब आपकी सौतेली बेटी आपके घर आ गई है तो आप ऐसे झूठ बोलेंगी? सोनम ये बोलते हुए अपने पराठे लेकर कमरे में चली जाती है। और ये सब होता देखकर मुकुल कहता है, देखा, रुला दिया ना बेचारी को। तुम्हारी उससे दिक्कत क्या है? देखो, बेचारी पराठों के साथ अचार भी नहीं लेकर गई। मुकुल ये बोलकर खुद भी वहाँ से उठकर चला जाता है। और ये सब होता देखकर इंदु की आंखें भर आती हैं। सुधीर भी ये सब होता देख रहा था। जिसके बाद वो सब समझ जाता है कि सोनम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दिन गुजरते हैं और राखी का दिन आता है और सोनम अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती है। जिसके बाद जब शाम को वो मंदिर जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। और तभी धीर और सुधीर वहाँ आकर उन लड़कों को जमकर मारते हैं। और सोनम दोनों से कहती है, थैंक्स भैया, इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। तूने राखी बांधी है, तेरी रक्षा करना तो हम दोनों का फर्ज बनता है। आखिर तू बहन है हमारी, सौतेली ही सही। चल अब घर चलते हैं। सुधीर और धीर ये बोलकर सोनम को लेकर घर आते हैं। एक दिन वो खुद से कहती है, इस इंदु की वजह से मुकुल ने मेरी माँ को छोड़ा था ना, अब इसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माँ, मैं तेरी दोषी को तेरे पास भेज रही हूँ ताकि तू उससे अपने सब आंसुओं का हिसाब ले सके। सोनम ये बोलकर घर की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। और जैसे ही इंदु सीढ़ियों से उतरने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। सोनम परिवार को दिखाने के लिए इंदु की सेवा का नाटक करती है और शाम के समय अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, आज मेरी माँ की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी अपनी सौतन को दुखी देखकर। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इनके घर सौतेली बेटी नहीं, मनहूसियत आई है जो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सोनम की ये बात दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा था, जो अंदर आकर उससे कहता है, सही कर रही हो तुम इस परिवार के साथ। जिस परिवार ने तुमको इतना प्यार दिया वो इसी लायक है कि तुम उनको दुख दो और जलील करो। भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं शुरू से जानता हूँ
कि तुम इस परिवार का भला नहीं चाहती हो, क्योंकि पापा की वजह से तुम्हारी माँ को दुख मिले थे। लेकिन इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? अपने बदले की भावना को साइड में रखकर कभी एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोच के देखो। सुधीर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सोनम उसके बात के बारे में सोचती है और रात को हल्दी वाला दूध लेकर अपनी सौतेली माँ इंदु के पास जाती है और उसे कहती है, लीजिए माँ, दूध पी लीजिए। अरे बेटी, तूने क्यों कष्ट किया? मैं ठीक हूँ। सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है, थक गई होगी। जा जाकर सो जा। मुझे आपको ये बताना था कि आपको सीढ़ियों से गिराने वाली मैं थी। आपकी वजह से मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया और अब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया था, लेकिन मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। मुझे कभी उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ये अनर्थ ही नहीं होने देती। जो धोखा तूने झेला है वही मुझे भी मिला है मेरी बेटी। क्या? हाँ, और जब मुकुल जी ने मुझे सब बताया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मयूरा को लेने भेज दिया। और मैं सच बता रही हूँ, मुकुल जी कभी भी तुम्हारी माँ से बिछड़कर खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बस अपने पिता की कसम और वादे की खातिर निभाया। ये जो भी हुआ ईश्वर की नियति थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको माँ बोला लेकिन कभी माँ मान नहीं पाई। लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मेरी कोई लड़की नहीं थी तो मुझे लगा भगवान ने मुझे एक लड़की देकर मेरी झोली भर दी। इंदु ये बोलकर सोनम को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सोनम इंदु की दिल से सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद सोनम दिल से सबसे माफी मांगती है और सब उसे माफ भी कर देते हैं। और कुछ सालों बाद मुकुल सोनम के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और घर आई सौतेली बेटी अपने ससुराल चली जाती है। तो वहीं मुकुल और इंदु का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है। सरनपुर गांव में शंकर अपनी पत्नी मनोरमा और मां कुंती के साथ रहा करता था। शंकर बहुत ही गरीब था। वो गांव के ही सरपंच के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था। एक रोज शंकर देर शाम घर आता है। अरे शंकर, क्या हुआ? बड़ा जल्दी आ गया घर। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। बहू, शंकर आया है, उसे चाय पानी दे। अब रज्जू शंकर के लिए पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि शंकर का बदन बुखार से तड़प रहा था। अरे, आपको तो तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। पता नहीं, सुबह से ही मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम करने गया तो मुझे थकावट महसूस हुई और शाम होते होते मुझसे काम नहीं हो पाया। मैं सरपंच जी से कहकर आया हूँ। भगवान भी ना जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं हमें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, लेकिन मैं अपने परिवार को भूखा भी तो नहीं रख सकता हूँ। भगवान भी ना जाने कब तक हमें और दुख में रखेगा। मुझे मेरे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जा रहा है। शंकर ने कभी गरीबी देखी नहीं थी और इतनी गरीबी की उसे आदत नहीं थी। ऊपर से ठंड की मार ने उसे और ज्यादा परेशान करके रखा था। अब रज्जो राशन के पैसों से शंकर के लिए दवा लेकर आती है। बहू, ले आई दवा। शंकर दवा खा ले, ठीक हो जाएगा। खाने में क्या बना रही हो? जो भी बना रही हो गर्मा गर्म बना देना। हाँ बहू, ठंड से ही शंकर की तबीयत खराब हुई है। एक तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है उसके पास। माँ जी, आज तो राशन आ ही नहीं पाएगा। वो क्या है ना कि दवा लेने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, तो राशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे तो अब शाम में क्या भूखे रहेंगे? एक वक्त ऐसा था जब हम 3 टाइम अलग अलग खाना खाते थे, लेकिन आज का दिन ऐसा हो गया है जब हमारे पास एक अन्न का दाना नहीं है। अरे, मेरी दवा तो इतनी जरूरी भी नहीं थी। तुम्हें दवा में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप चिंता मत कीजिए, मैं विमला काकी से थोड़े उधार चावल ले आती हूँ और थोड़ा सा आटा। कल जब राशन लाऊंगी तो उन्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर रज्जो अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुँचती है और रज्जो कहती है, विमला काकी, मुझे शाम के समय तो नहीं आना था आपके घर, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है, क्या करूं। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा में सारे पैसे खर्च हो गए और राशन के लिए पैसे ही नहीं बचे। अरे रे, ये तो बहुत दुख की बात है बहू। कहाँ तुम लोग अमीरी से आए हुए गरीबी में जी रहे हो।
सुनकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो आज तो मेरे पास घर में आटा चावल सब खत्म है। काकी, थोड़ा सा भी मिल जाता, मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनको मुझसे भूखा नहीं देखा जाएगा। दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है बहू, वरना मैं मना थोड़ी करती। अरे बड़ी आई, ये दो वो दो, अरे हम भी तो गरीब हैं, कहाँ जाते हैं किसी के घर मांगने। अरे हम भी तो अपना पेट पालते हैं। अब क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनके लिए क्या बनाऊं? लाला जी की दुकान से उधार ले आती हूँ। अब रज्जू अपने गांव के लाला की दुकान पर जाकर उधार राशन लेकर आती है और शाम के लिए खाना बनाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह शंकर खेतों में जाने के लिए निकलने लगता है। तभी कुंती अपने बेटे शंकर को कहती है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? माँ, अगर आज भी काम पर नहीं गया तो सरपंच साहब कल वाले पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। मैं भी कितनी लाचार माँ हूँ, अपने बच्चे को ऐसे देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही हूँ। माँ, आप इसकी चिंता मत करो, भले ही हमको इसकी आदत नहीं है, लेकिन वक्त सब ठीक कर देगा। आप घर में रहिए, बाहर धूप भी नहीं है और खेतों में हवा चल रही है। आप ठीक भी नहीं है और ना ही ठंड झेल पाएंगे अभी आप। अरे रज्जो, तुम माँ का ध्यान रखो। वैसे भी काम करने से शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है। इतना बोलकर शंकर कपकपाती ठंड में काम करने के लिए निकल जाता है। शंकर के शरीर पर एक फटा स्वेटर था और उसके सर पर एक गमछा था, जिससे वो अपने कानों को बांधे होता है और खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। कहाँ शहर में अमीरों वाली जिंदगी और कहाँ गांव में गरीबों वाली जिंदगी, वो भी ठंड में जीनी पड़ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसा किस्मत मेरे साथ है ही नहीं। मैंने तो भैया को अपना सब कुछ माना, लेकिन भैया ने क्या किया? उन्होंने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। उन्होंने घर, जमीन, कंपनी सब अपने नाम करवा के मुझे, रज्जो और तो और माँ को भी घर से निकाल दिया। अरे अब कैसी है शंकर तेरी तबीयत? उस दिन रज्जो आई थी आटा चावल लेने, लेकिन मेरे पास तो थे ही नहीं, तो मैं दे नहीं पाई। कोई बात नहीं काकी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो सरपंच जी के खेतों में काम करने जा रहा हूँ। अरे इतनी ठंड है शंकर, और तू ये फटा हुआ स्वेटर पहनकर खेतों में जा रहा है, तभी तो तेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। क्या करूँ काकी, एक तो गरीबी पीछा छोड़ती नहीं, ऊपर से ठंड। शंकर अब खेतों में काम के लिए जाता है और काम करते हुए खुद से बोलता है, इतने पैसे भी नहीं हो पा रहे कि मैं माँ और बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकूं या स्वेटर ही ले सकूं। लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा शरीर ये भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा। देर शाम शंकर काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आग के पास बैठी है। शंकर भी अपनी माँ के साथ बैठ जाता है। बेटा, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठंड लग रही है तो थोड़ी देर आग के पास बैठ जा। माँ जी, आपने सामने से कंबल उतारा है क्या? देखो ना, मैंने सुबह ही कंबल रखा था, लेकिन अब वो है ही नहीं वहाँ। जरूर कोई ले गया होगा। सर्दी भी इतनी है कि लोग सर्दी से मर जाएं। मजबूरियां भी लोगों से ना जाने क्या क्या करवाती है। जाने दे, जिसके किस्मत में था वो ले गया। अब रज्जो और ज्यादा परेशान हो जाती है। रज्जो के घर में 2 ही कंबल थे, जिसमें से एक रज्जो और शंकर ओढ़ते थे और दूसरा कुंती के पास रहता। ऐसे में देर रात जब कुंती एक पटी चादर ओढ़कर सो रही थी, तो रज्जो अपनी सास को कंबल ओढ़ने को देती है और खुद आग जलाकर बैठ जाती है और रात भी उसी आग के पास काटती है। बहू, तू पूरी रात यहाँ सो रही थी क्या? देख तो कितनी ठंड है, और तू, हे प्रभु, मेरे नाजुक से बच्चों को और कितना कठोर बनाएगा। माँ जी, वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इस परिस्थिति में भी कैसे खुद को ढाल पाएंगे। मैं भी देख रही हूँ अपने बच्चों को, जो सर्दी में उठने में भी इतने नखरे करते थे, आज वक्त और किस्मत की मार से लड़ रहे हैं और खुद ही बिना कहे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं प्रभु से यही उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाए। माँ, सब किस्मत का लिखा हुआ है। कहाँ पहले थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ करता था तो घर पे बैठ जाया करते थे, और अब देखो, अब बुखार होने पे भी काम करना पड़ता है। कहाँ पहले हर समय अपनी पसंद की जैकेट, स्वेटर पहना करते थे, और आज देखो, फटे पुराने कपड़े भी नसीब नहीं होते हमें। पहले खाने के लिए हम कितने नखरे किया करते थे, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, और अब देखो ना,
अब तो आधा पेट खाना भी नसीब नहीं होता हमें। कई दिन तो भूखे रहते और कई दिन पानी पी के सो जाते हैं। और इस ठंड में तो माँ पानी भी नहीं पी पाते हम, क्योंकि पानी भी ठंडा होता है और हम तो गरीब है ना। शंकर को अपने परिवार को दुख में देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बीमार रहने पर भी वो अपनों के लिए मेहनत कर रहा था। जो काम उसे आता तक नहीं था, वो काम भी बहुत लगन और मेहनत से कर रहा था। हालांकि परिस्थिति को देखकर रज्जो भी सरपंच जी के खेतों में काम करने लगती है और शंकर शहर में अपने लिए काम ढूंढता है और उसे जल्दी ही काम मिल जाता है, क्योंकि शंकर अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।